गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मार्केटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैनेजर को ये जानना ज़रूरी है कि उनका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था प्रोफेसर थियोराइड लेविट, और बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज इसको बहुत और भी कई स्कॉलर्स ने किया, जैसे कि C.R. वेसन, बी कैर्थी, D.J. लक, D.T. कॉलक्लेट, N.R.D. ब्लैकवर्ड और कुछ और। तो जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग की भी लाइफ होती है जिसमें वो कई स्टेजेस से पास करता है, जैसे कि एक बच्चा, ठीक है, देन युवा, फिर प्रौढ़ एंड देन फाइनली ओल्ड। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट्स की भी लाइफ साइकिल होती है, जिनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। और ये सारी स्टेजेस मिलके कहलाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे ह्यूमन लाइफ में होती है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इमॉर्टल नहीं है, यानी जो इस संसार में आया उसको जाना ही है। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है विद द इंट्रोडक्शन इन द मार्केट, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज होती है और वो अपनी मेच्योरिटी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाता है, जहां से उसके बाद उसकी सेल डिक्लाइन होना शुरू करती है। तो इन सब स्टेजेस से पास होना, यानी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज, ये कहलाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल according to Arch Parath, life cycle of product is akin to human life cycle from several angles. Like a man, the product also takes birth, rapid growth, attains the maturity and then enters the declining stage. जिस प्रकार से ह्यूमन की लाइफ होती है उसी प्रकार से प्रोडक्ट्स की भी लाइफ साइकिल होती है। उन्हीं के प्रकार उनका जन्म होता है, धीरे धीरे उनका ग्रोथ होता है, देन वो मेच्योरिटी अटेन करते हैं और फाइनली ये डिक्लाइनिंग स्टेज पे एंटर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से विलियम जे स्टैंडर्ड ने उनकी डेफिनेशन दी है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट from its birth to death as product exist in different stages and in different competitive environment। तो इसमें भी बताया गया है कि प्रोडक्ट की फ्रॉम बर्थ टू डेथ कौन कौन सी स्टेजेस होती है और कैसा हर एक स्टेज में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। फीचर्स और इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी उससे पता चलता है कि प्रोडक्ट की कुछ स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल की, और ऐसे ही हर स्टेजेस में हम कुछ कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं या उनको कंपटीशन कैसा फेस करना पड़ता है। तो कुछ फीचर्स हैं, जैसे एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ एवरी प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है और धीरे धीरे कई स्टेजेस से पास होते हुए ग्रोथ, मैच्योरिटी और अंत में डिक्लाइनिंग स्टेज आती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत हम कई सारी स्टेजेस को डिनोट करते हैं जिसमें से प्रोडक्ट को पास ऑन करना पड़ता है। और द प्रॉफिट ऑफ फर्म ग्रोज रैपिडली इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ स्टेज आती है उसमें जो फर्म का प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ता है, रैपिडली बढ़ता है और धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे कि कॉम्पिटिटिव कंडीशंस मैच्योरिटी स्टेज में इंक्रीज होती है, बट सेल वॉल्यूम फिर भी इंक्रीज होता रहता है। दो प्रोडक्ट्स की सेम आइडेंटिकल लाइफ साइकिल नहीं हो सकती है, कुछ की हो सकती है कि इंट्रोडक्शन स्टेज कम हो, ठीक है। जैसे कि फैशन प्रोडक्ट्स, इनमें लाइफ साइकिल कम ही होती है। आप देख सकते हो कोई भी फैशन प्रोडक्ट्स है जैसे जीन्स, क्लोथिंग वगैरह, इनकी लाइफ साइकिल कम ही होती है। देन कुछ की बहुत लंबी होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट इट्स साइकिल में भी लॉन्ग और शॉर्ट। देन हर प्रोडक्ट की जो ड्यूरेशन होती है ईच स्टेज की वो डिफरेंट हो सकती है। कई फैक्टर्स हैं जिन पे इनकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है, जैसे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, टेक्नोलॉजी का रेट कैसा है। अगर उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही होती है, चेंजेस जल्दी जल्दी होते हैं टेक्नोलॉजी में, तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल शॉर्ट होएगी, ठीक है। देन कंपटीशन, प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स हमारी लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते हैं। देन ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट्स सभी स्टेजेस से गुजरे,
कुछ प्रोडक्ट्स इनिशियल स्टेज में ही फेल हो जाते हैं, यानी इंट्रोडक्शन में ही वो मार्केट से आउट हो जाते हैं और मेच्योरिटी तक तो पहुंचते ही नहीं है. देन at the given point of time the same product might reach different stages in different market segments. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज ए मार्केट में 3 महीने थी या 1 साल थी, तो बी मार्केट में भी वही 1 साल हो सकता है वहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज हो सिर्फ 6 मंथ ही हो. तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन ऑल्सो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सपेंड और डिक्लाइन. तो one cannot have a definite line of demarcation between one and the subsequent stages. ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लियरली विजिबल हो कि ये अभी मेच्योरिटी स्टेज चल रही है, ठीक है, अब डिक्लाइनिंग आएगी. कई बार इसी के बीच में ही दोनों इतनी मर्ज होती है कि आप उसको अलग नहीं कर पाते हो. देन the product life cycle concept provides a useful framework for developing effective marketing strategies in different stages of product life cycle. हम product life cycle क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम हर स्टेज में अलग अलग कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ को कैसे कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो करनी है उनको हम बना सकें. जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टेज में हम एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस टाइम हमारा प्रोडक्ट न्यू होता है, तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं. Then the clear understanding out of the implication product life cycle concept increases its usefulness in the market. जैसे जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, मार्केटर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दिस इज द चार्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. यू सी अ चार्ट, इसमें हमें 4 स्टेजेस गिवन है: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट सेल्स एंड प्रॉफिट. अब आप देख रहे हो ये जो है हमारी, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट्स कर रही है प्रॉफिट को, और ये जो स्लीक लाइन है ये रिप्रेजेंट्स कर रही है सेल को. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट माइनस में भी है, ठीक है, और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है. सेल माइनस में नहीं होती क्योंकि सेल तो सेल होगी ही, ठीक है. तो ये सेल है, 0 से स्टार्ट कर रखा है इन्होंने, तो धीरे धीरे ये हमारी बढ़ेगी, यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है. सबसे पहली हमारी मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज, इसको पायनियरिंग स्टेज भी कहते हैं, जहाँ की प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है विथ फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम. सबसे पहले हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं. प्रोडक्ट न्यू होता है, और न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या हो सकता है? अ प्रोडक्ट दैट opens up entirely new market, replaces an existing product or significantly broadens the market for an existing market. The product has only proven demand and not effective demand. तो सेल्स इस क्षेत्र में, इस स्टेज में धीरे धीरे ग्रो करती है. ये स्टेज कैरेक्टराइज करती है बाई लो प्रॉफिट मार्जिन. इस स्टेज में क्योंकि नया प्रोडक्ट होता है, अभी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, थोड़े ही कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और हाई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है क्योंकि अभी हमारी सेल्स अभी इंक्रीज नहीं हुई है, तो सारी हमारी कॉस्ट अभी बढ़ी हुई है. प्रोडक्ट लाइन भी छोटी होती है इसमें, और हाई प्राइजेस, लिमिटेड मार्केट एम्फेसिस, इसमें हम ज़्यादा मार्केटिंग को एम्फेसिस करते हैं, तभी लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा. तो इसकी स्टेजेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लो और स्लो सेल्स. ग्रोथ स्टेज में जो सेल वॉल्यूम है तो लोअर होता है क्योंकि लोगों को भी, कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है. मार्केटिंग का आप जो आपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराया है टू द मार्केट, वो धीरे धीरे स्लोली अवेलेबल होता है क्योंकि रिटेलर्स भी अभी आपके प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रख रहे हैं, ठीक है. प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो एक्सपैंड करनी है उसमें भी हमारे डिले होता है, इस वजह से भी प्रोडक्ट अवेलेबल जल्दी नहीं होता है. देन कंज्यूमर जनरली नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या कंडीशन है? करेक्टरिस्टिक्स है. हाई प्रोडक्ट प्राइस. पहली स्टेज में हम प्राइस थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए लो आउटपुट होता है, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा कम है. क्यों प्रोडक्शन की हमारा लो आउटपुट है, ठीक है, इसकी वजह से हम सेल कम हो रही है तो आउटपुट हमारा कम ही आ रहा है. देन टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स है,
नया प्रोडक्ट है, अभी टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं है इतनी ज़्यादा उसके बारे में, और प्रमोशनल एक्सपेंसेस हमारे काफ़ी हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी काफ़ी है, कॉम्पिटिटर्स हमारा लेस है, और बेसिकली हम जो नए प्रोडक्ट है वो हाई इनकम ग्रुप वालों को बेच रहे हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है। देन हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस, इस स्टेज में हमें ज़्यादा प्रॉफिट अगर हम कमाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके, तो प्रमोशनल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, कंज्यूमर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, और कई बार वो हेजिटेट भी करते हैं बाइंग प्रोडक्ट वाइल बाइंग द प्रोडक्ट। देन लो प्रॉफिट्स लो होते हैं क्योंकि सेल लेस है, हैवी एक्सपेंडिचर है, प्रमोशन कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। कई बार स्टार्टिंग स्टेज में कई फर्म इसमें काफ़ी लॉसेस भी बियर करती है। देन नैरो प्रोडक्ट लाइन, इस टाइम में हम नैरो प्रोडक्ट लाइन ही बनाते हैं, इसमें बेसिकली 1 या 2 मॉडल ही हम उसके बनाते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट ग्रोथ स्टेज। एक बार मार्केट ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो सेल बढ़नी शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट एंटर कर जाता है ग्रोथ स्टेज में। इस स्टेज में प्रोडक्ट कंसिडरेबली और वाइड स्प्रेड अप्रूवल मिल जाता है उसको लोगों के द्वारा। इस स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले तो सेल इंक्रीज होती है क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है, अब धीरे धीरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है, कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में जानने लग गए हैं, इसलिए वो उसको परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी हमारी बढ़ गई हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा एस्टेब्लिश हो चुका है रिटेलर वगैरह के साथ। देन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स भी हमारे जो हमने स्टार्टिंग स्टेज में किया था उनका रिजल्ट सब मिलना शुरू हो गया। देन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होती है, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं कस्टमर प्रोड्यूसर्स, कुछ नए फीचर्स भी ऐड करते हैं जो उनको पहले स्टेज में पता चलते हैं कि ये कमियां हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। देन नेक्स्ट इज कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि इसमें आप की प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो बाकी के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी मार्केट में एंटर करते हैं, ठीक है। देन प्रॉफिट्स बढ़ते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर भी हमारे स्टेज में इंक्रीज हो रहे हैं। देन रिडक्शन इन प्राइजेस कम होते हैं क्योंकि हम अब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होता है इन द फॉर्म ऑफ लो कॉस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इस चैनल में इस स्टेज में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं। हम अपने कस्टमर्स, क्योंकि प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर जान चुके हैं, अब हम जहाँ चाहें उनको बेच सकते हैं और रिटेलर हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट मैच्योरिटी स्टेज। इवेंचुअली मार्केट बिकम सैचुरेटेड हो जाती है क्योंकि आप एक प्रोडक्ट की डिमांड कुछ हद तक ही पूरी कर सकते हो। अगर आपको डिमांड है, एक व्यक्ति एक एरिया में, आप सपोज आपने नई टीवी की एलईडी की प्रोडक्शन स्टार्ट करी है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप बेच रहे हो तो जहाँ पे अगर आपने सबको बेच दिया, जितने वहाँ पे लोग रहते थे उस एरिया में अगर सबने टीवी परचेज कर लिया, एलईडी परचेज कर लिया, तो वहाँ की मार्केट फुल हो गई, ठीक है। अब बार बार टीवी थोड़ी परचेज करेंगे वो, ठीक है। तो इस स्टेज में हाउस होल्ड की डिमांड फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, प्रोडक्ट को कीन कंपटीशन फेस करना पड़ता है जिससे कि हमारे प्राइसेस पे उसका इफेक्ट होता है। तो इस स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल इंक्रीज तो होती है बट डिक्रीजिंग रेट से, मतलब हमारी सेल बढ़ रही है पर डिक्रीजिंग रेट से क्योंकि मैक्सिमम हाउस होल्ड की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पहली स्टेजेस में हमने किए थे बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस, इस स्टेज में हमें इतने नहीं करने पड़ते। देन कम यूनिफॉर्म और लोअर प्राइजेस होते हैं इन अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। देन प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। देन डीलर सपोर्ट, जो सप्लाई है प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है मोर देन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ कंसिडरेबल एक्सपेंसेस मेड बाय द कॉम्पिटिटिव फर्म्स ऑन सेल्स प्रमोशन। तो ये स्टेज में रिक्वायर्स डिमांड स्टिमुलेशन और डीलर सपोर्ट, तो डीलर का सपोर्ट इस स्टेज में बहुत ज़रूरी है। देन प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो, मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट सेल तो इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग रेट, तो इस स्टेज में प्राइसेस लो होते हैं, प्रमोशनल एफर्ट्स हम एग्रेसिव करते हैं ताकि कंपटीशन को फेस किया जा सके। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मार्केट डिक्लाइन स्टेज। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज मार्केट डिक्लाइन स्टेज। ये इट इज़ द टर्मिनल
stage. Sooner or later, actual sale begins to fall under the impact of new product competition and changing consumer behavior. तो ये स्टेज हर एक प्रोडक्ट की लाइफ में ज़रूर आती है. तो सेल्स और प्रॉफिट का कम होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हमें कम करने पड़ते हैं क्योंकि सेल डिक्रीज़ ही हो रही है, प्रॉफिट्स भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम अब ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं कर सकते हैं. इसके फीचर्स है जैसे सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज़ होना शुरू होती है, प्रोडक्ट ओल्ड होता जा रहा है और नए मार्केट में अवेलेबल है. तो आप पुराना प्रोडक्ट तो लोगे नहीं. जैसे मोबाइल फ़ोन्स के अगर पुराने अब कीबोर्ड वाले मोबाइल्स कौन लेता है, बहुत कम लोग लेते हैं, तो इस प्रकार से उसकी डिमांड भी कम हो रही है. देन हमें अपने जो बचा हुआ स्टॉक है उसको बेचने के लिए हमें और ज़्यादा प्राइजेस कम करने पड़ते हैं ताकि एटलीस्ट हमारा जो स्टॉक है जिसमें हमारा खर्चा हुआ है वो बिक सके. देन ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सेल कम हो ही रही है, इस वजह से उसको भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है. देन सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क. हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, तो अगर अब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी सिर्फ एक्सपेंसेस ही बढ़ेंगी क्योंकि उनकी फर्दर डिमांड नहीं है. तो सिर्फ हमारी स्टेज में कोशिश होती है कि हम प्रोडक्शन जितना हो रखा है उसको सेल करें ताकि कम प्राइसेस पे, और प्रोडक्शन जो अब हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते हैं. तो ये थी हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल.